गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। 12th क्लास में हम लोग डिटरमिनेंट्स की पढ़ाई कर रहे हैं और डिटरमिनेंट्स में अभी तक 2 लेक्चर अपलोड हो चुका है और आज लेक्चर नंबर 3 की पढ़ाई करेंगे। देखिए, पिछले लेक्चर में हम आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट बताए थे, 5 प्रॉपर्टीज बता दिया गया है और आज प्रॉपर्टी नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे। देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड इन अ डिटरमिनेंट then it is multiplied in either any one row or any one column। इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी डिटरमिनेंट में कोई नंबर मल्टीप्लाई करना होगा तो वो नंबर या तो कोई एक रो में मल्टीप्लाई होगा या कोई एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। बात समझिए, यदि डिटरमिनेंट में कोई नंबर मल्टीप्लाई करना होगा तो वो नंबर या तो कोई एक रो में मल्टीप्लाई होगा या कोई एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। जैसे कहने का मतलब यह हुआ, जैसे मान लीजिए कि एक डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है ना, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये डिटरमिनेंट है। अब देखिए, हम इस डिटरमिनेंट में के मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। के कोई नंबर हो गया, ये एक डिटरमिनेंट है और हम इस डिटरमिनेंट में कोई नंबर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं के। तो जब इस डिटरमिनेंट में के मल्टीप्लाई करेंगे तो यह के या तो कोई एक रो में मल्टीप्लाई होगा या कोई एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, है ना। इस डिटरमिनेंट में हमें के को मल्टीप्लाई करना है तो नियम कहता है कि के कोई एक रो में मल्टीप्लाई होगा या कोई एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। आपको याद होगा मैट्रिक्सेस में हम लोग पढ़े थे कि अगर मैट्रिक्स में कोई नंबर मल्टीप्लाई करना है तो वो नंबर मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में गुना होता है, लेकिन डिटरमिनेंट कहता है कि जो नंबर मल्टीप्लाई करना है वो या तो कोई एक रो में होगा या कोई एक कॉलम में होगा। जैसे इस के को गुना करना है तो हम क्या करेंगे कि के को हम r1 में गुना करने जा रहे हैं, तो r1 में जब k गुना करेंगे तो मिल जाएगा k इंटू ए, k इंटू बी, k इंटू सी। बाकी r2 और r3 को वैसे ही लिखना होगा, ये हो जाएगा p q r x y z, है ना। जो k मल्टीप्लाई करना है इसको हम पहला रो में गुना कर दिए, तो कोई एक ही रो में गुना करना है, r1 में गुना किए तो r2 और r3 में नहीं करेंगे, या अगर मान लीजिए कि r2 में गुना किए तो r1 और r3 में नहीं करना होगा, या अगर तीसरा रो में गुना किए तो पहला और दूसरा रो में नहीं करना होगा। उसी तरीके से कॉलम में भी है। जैसे मान लीजिए कि हम इस नंबर को पहला कॉलम में गुना करना चाहते हैं तो पहला कॉलम में गुना करेंगे तो हो जाएगा k इंटू ए, k इंटू पी, k इंटू एक्स। बाकी दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम वही रहेगा, b q y c r z, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि या तो कोई एक रो में मल्टीप्लाई करेंगे या कोई एक कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखना है, जैसे डिटरमिनेंट के अंदर से कोई नंबर कॉमन लेना है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है ना, डिटरमिनेंट दिया हुआ है 2 4 6 5 7 11 21 23 27। आप देखिए, हम इस डिटरमिनेंट में से कुछ कॉमन लेना चाहते हैं, तो जब कॉमन लेना होगा तो कॉमन किसी एक रो में से लिया जाएगा या किसी एक
कॉलम में से लिया जाएगा। मैट्रिसेस में होता है कि यदि कोई नंबर कॉमन लेना है तो वो नंबर सारे एलिमेंट में से कॉमन लेना पड़ेगा, लेकिन डिटरमिनेंट में होता है कि यदि कोई नंबर अंदर से कॉमन लेना है तो वो या तो किसी एक रो में से कॉमन होगा या किसी एक कॉलम में से कॉमन होगा। तो आप सोचिए कि इस डिटरमिनेंट से यदि हम कॉमन लेना चाहें तो पहला रो से हम 2 कॉमन कर सकते हैं। तो पहला रो से हम 2 कॉमन करके बाहर कर दिए तो बचेगा क्या? देखो यहां से 2 कॉमन हो गया, ये हो गया 1, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3, बाकी दूसरा रो तीसरा रो वही रह जाएगा, है ना। 5 7 11 21 23 27 इस तरीके से। देखिए अब हम लोग डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7 कहता है इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम इज रिटन एज सम ऑफ 2 एलिमेंट्स, then the determinant can be expressed as sum of 2 determinant। मतलब समझिए, यदि डिटरमिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम का एलिमेंट दो एलिमेंट का सम रहे तो उस डिटरमिनेंट को हम 2 डिटरमिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे यहां पे देखिए इस डिटरमिनेंट में जो पहला रो है, ये पहला रो 2 एलिमेंट का सम है। इस डिटरमिनेंट में जो पहला रो है ये 2 एलिमेंट का सम है। तो 2 एलिमेंट का सम है तो इसको हम 2 डिटरमिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। इस डिटरमिनेंट को 2 डिटरमिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी ये एक डिटरमिनेंट को लिख सकते हैं, है ना, एक डिटरमिनेंट प्लस दूसरा डिटरमिनेंट। अब देखिए ये दोनों डिटरमिनेंट लिखे हैं कैसे, तो जो पहला रो होगा वो होगा ए बी सी, इसमें जो हम पहला रो लिखेंगे वो होगा ए बी सी, और दूसरे डिटरमिनेंट में जो पहला रो होगा वो होगा अल्फा बीटा गामा। दूसरे डिटरमिनेंट में जो पहला रो होगा अल्फा बीटा गामा। बाकी देखो दूसरा रो और तीसरा रो दोनों डिटरमिनेंट में सेम रहेगा। PQR है दूसरा रो, तो यहां भी PQR हो जाएगा दूसरा रो, और इसमें भी दूसरा रो PQR होगा। तीसरा रो XYZ, तो दोनों में तीसरा रो XYZ ही रहेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट का सम है तो हम इसे 2 डिटरमिनेंट में लिख रहे हैं। यदि 3 एलिमेंट का सम होता तो 3 डिटरमिनेंट में लिखा जाता, है ना। जैसे मान लीजिए कहीं ऐसे है, एक डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है ना। मान लीजिए यहाँ पे है आपका ए बी सी पी क्यू आर, इसी में आपका एक्स वाई जेड, और फिर यहाँ पे है अल्फा बीटा गामा। आप देखिए कि इस डिटरमिनेंट में जो दूसरा कॉलम है ये 2 एलिमेंट का सम है ना। इस डिटरमिनेंट में जो दूसरा कॉलम है ये 2 एलिमेंट का सम है। तो इस डिटरमिनेंट को हम 2 डिटरमिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी इस डिटरमिनेंट को लिख सकते हैं एक डिटरमिनेंट प्लस दूसरा डिटरमिनेंट, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए लिखेंगे कैसे, तो पहला कॉलम ABC है, तो दोनों में पहला कॉलम ABC ही रहेगा, ABC। इसमें भी पहला कॉलम
ए बी सही रहेगा। अब देखिए दूसरा कॉलम, तो एक में होगा दूसरा कॉलम पी क्यू आर और दूसरे में होगा दूसरा कॉलम एक्स वाई जेड। तो इसमें हम दूसरा कॉलम पी क्यू आर लिखते हैं, तो इसमें दूसरा कॉलम लिखना होगा एक्स वाई जेड। तीसरा कॉलम अल्फा बीटा गामा, तो दोनों में रहेगा अल्फा बीटा गामा है ना। तो इस तरह से प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 8 देखने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 कहता है इफ ए इज एनी डायगोनल मैट्रिक्स, यदि ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, है ना। यदि ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? तो वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी के एलिमेंट जीरो होगा, तो उसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैट्रिक्स हम लोग देख चुके हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई दिया हुआ है मैट्रिक्स A बराबर 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये मैट्रिक्स आप समझ रहे होंगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब हम आपको कहते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू बताओ कितना होगा। तो यदि A कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट लिखना होगा तो लिखेंगे 1 into 2 into 3, यानी हो जाएगा 6, है ना। या मान लीजिए कहीं आपको ऐसे दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ 5 0 0 0 6 0 0 0 7, हमें इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताना है। तो आप देखिए कि डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी के एलिमेंट जीरो है, यानी कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए तो होता है डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट, यानी इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा तो बोलेंगे 5 into 6 into 7, ये हो जाएगा आपका 210। चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 9 देखने जा रहे हैं। देखिए यदि A और B दो स्क्वायर मैट्रिसेस है ऑफ सेम ऑर्डर, देखिए A और B दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर का, तब डिटर्मिनेंट ऑफ A into B इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A into डिटर्मिनेंट ऑफ B। यानी आप समझिए इसको, जैसे A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और B कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर सेम है। A और B दो स्क्वायर मैट्रिसेस है, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो देखिए एक स्टूडेंट का किया कि मैट्रिक्स A में B को मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद डिटर्मिनेंट निकाला। दूसरा स्टूडेंट का किया कि A का डिटर्मिनेंट निकाल लिया, अब B का डिटर्मिनेंट निकाल लिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखा ये कि जितना वैल्यू इसका आ रहा है उतना ही वैल्यू यहां भी आ रहा है, माने दोनों बराबर आ रहा है ना। तो ये प्रॉपर्टी हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ A into B इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A into डिटर्मिनेंट ऑफ B। देखिए यानी आपको ध्यान क्या रखना है कि यदि दो मैट्रिसेस प्रोडक्ट में है, A और B दो मैट्रिसेस है
जब भी प्रोडक्ट में रहेगा और उसके ऊपर डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट को अलग अलग कर सकते हैं, है ना। ए का डिटरमिनेंट इनटू बी का डिटरमिनेंट। अब देखो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे दो ही मैट्रिक्स रहे, मान लो तीन मैट्रिक्स रहेगा। जैसे मान लीजिए कह जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी इंटू सी, ए बी सी तीनों मैट्रिसेस है, तो हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ सी, है ना। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, जब भी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई में रहेगा और उसके ऊपर डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट को अलग अलग कर सकते हैं, ऐसा करने से वैल्यू चेंज नहीं करता है। अब चलिए आप एक स्पेशल बात समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपको है डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। तो आप सोचो डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर है तो इसको हम लिख देंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए, लिखा जा सकता है। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए। और अभी हम आपको बताए हैं कि जब भी दो मैट्रिक्स के बीच में इनटू का साइन रहेगा तो डिटरमिनेंट को अलग अलग लिख सकते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये हो जाएगा आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। यानी आप इसमें समझिए यहां पे आप देखो कि पावर 2 किस पे है, मैट्रिक्स ए पर है, लेकिन जब इसको सॉल्व करते हैं तो पावर 2 आ जाता है डिटरमिनेंट ऑफ ए के ऊपर। यानी अगर मैट्रिक्स पे कोई नंबर पावर है तो उस नंबर को बाहर निकाल करके डिटरमिनेंट पे रख सकते हैं। बात समझिए, यदि मैट्रिक्स पे कोई नंबर पावर है तो उस पावर को डिटरमिनेंट के पावर में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं आपको ऐसा रहेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब, तो यहां देखो जो पावर 3 है इसको हम बाहर लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। पावर 3 रहेगा, 4 रहेगा, कुछ भी रहेगा। तो इन जनरल आप ये समझिए कि डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर n है। देखो जो पावर है मैट्रिक्स पे, इस पावर को डिटरमिनेंट पे लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम आपको एक और क्वेश्चन देते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है इफ, ये क्वेश्चन आप समझिएगा, इफ ए इज एनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए इज एनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, है ना। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, वो 1 -1, तीसरा ऑप्शन +-1, चौथा ऑप्शन है 0, है ना। ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, देखो ये क्लियर दिख रहा है ना। ए कोई ए नहीं दिख रहा है, ए इज ए नहीं दिख रहा है, ए नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। यस सर। देखिए ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ना, यानी ए जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। हम आपको मैट्रिसेस चैप्टर में बताए थे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें A इंटू A ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं।
अब देखिए हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगाते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर डिटरमिनेंट ऑफ आई। अब यहां पे देखो दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम अलग अलग डिटरमिनेंट कर सकते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई। आई का डिटरमिनेंट क्या होगा? 1 होगा। आपको ध्यान रखना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 होता है। अब देखिए हम लोग पिछले क्लास में है ना, यानी लेक्चर नंबर आपका 2 में, लेक्चर नंबर 2 में हम आपको एक प्रॉपर्टी बताए थे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए या डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज दोनों बराबर होता है। हम आपको ऐसा प्रॉपर्टी लेक्चर नंबर 2 में बताए कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो देखो ये तो डिटरमिनेंट ऑफ ए है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज को हम लिख दिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1। अब देखो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 बार आ रहा है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब स्क्वायर जाएगा, रूट बनेगा और प्लस माइनस भी आएगा, तो आप समझ गए होंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 1, है ना, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए बढ़िया क्वेश्चन है, स्पेशली फॉर बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, जो कि पूछा जाता है परीक्षा में। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा। इस क्वेश्चन में कहता है एक मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ है, दिख रहा है ना, मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ है और ये भी दे रखा है डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब बराबर 125। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब बराबर 125, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा? और ये 4 ऑप्शंस आपको दिया हुआ है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब बराबर 125 है, तो आपको अभी हम प्रॉपर्टी बताए हैं कि यदि पावर मैट्रिक्स के ऊपर है तो हम उसको डिटरमिनेंट के ऊपर लिख सकते हैं, यानी हम इसको लिख देंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर 3 इक्वल टू 125, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब बराबर 125। 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब, है ना, 125 को लिख दिए 5 का क्यूब। अब देखो पावर 3 दोनों तरफ से हम हटा देते हैं, तो आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 5। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 5। देखिए हमें अल्फा का वैल्यू निकालना है, हमें अल्फा निकालना है, ये ध्यान रखेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर आ गया 5। अब सोचो डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 5 है, तो मैट्रिक्स ए तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 5 और ए का वैल्यू देखो क्वेश्चन में, ए का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा 2 अल्फा। अब हम आपको डिटरमिनेंट निकालना सिखाए हैं। अल्फा अल्फा से गुना होगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 इक्वल टू 5, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बराबर 5 और 4 हो जाएगा 9। तो अल्फा बराबर स्क्वायर जाएगा तो रूट आएगा तो प्लस माइनस आएगा, तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा +-3। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 10 हम लोग पढ़ रहे हैं।
देखिए यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर है n क्रॉस n, और k कोई स्केलर है, स्केलर मतलब कोई नंबर होगा, तब डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू a इज इक्वल टू k के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, है ना, इतना होता है। अब बात को समझिए, हम करना क्या चाहते हैं। यहां पे देखिए a क्या है, तो कोई मैट्रिक्स है, a कोई मैट्रिक्स है, और k क्या है, तो कोई नंबर है ना, स्केलर मींस कोई नंबर होगा। तो a कोई मैट्रिक्स है और उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई है, तो यदि उस नंबर को डिटर्मिनेंट के बाहर लेके आएंगे तो उस नंबर पे पावर आ जाएगा मैट्रिक्स का ऑर्डर, है ना। देखिए यदि हम k को बाहर लेके आएंगे तो k के पावर में आ जाएगा मैट्रिक्स A का ऑर्डर। तो मैट्रिक्स A का ऑर्डर कितना है, n क्रॉस n है। देखिए हम आपको क्या सिखाया, फिर से समझिए। जैसे A कोई मैट्रिक्स हो गया, A क्या है, तो A कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई है k, तो यदि k को डिटर्मिनेंट के बाहर लाना चाहते हैं, ध्यान देना है k क्या है, तो k कोई नंबर है, यदि k को डिटर्मिनेंट के बाहर लाना चाहते हैं तो k के पावर में आ जाएगा मैट्रिक्स A का ऑर्डर जो कि n क्रॉस n है, तो k के पावर में आ जाएगा n, इनटू क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A, है ना। यही प्रॉपर्टी है, आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब देखिए इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 15 है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन करता है A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, है ना, ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, देन k इंटू A का डिटर्मिनेंट आपसे पूछ रहा है क्या होगा, k इंटू A का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है क्या होगा। तो आप सोचो, अभी हम आपको प्रॉपर्टी बताए हैं कि यदि k को बाहर निकालेंगे, यदि k को बाहर निकालेंगे तो k के पावर में आ जाएगा मैट्रिक्स A का ऑर्डर जो कि 3 क्रॉस 3 है। तो k को बाहर निकालेंगे तो k के पावर में आ जाएगा 3 इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, यानी इसका सही आंसर होगा k क्यूब इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, जो कि ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, A का डिटर्मिनेंट लैम्डा है ना, मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट लैम्डा है, देन 3A का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3A का डिटर्मिनेंट क्या होगा, और ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो देखिए समझिए, 3A का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो यदि 3 को हम बाहर करेंगे, यदि 3 को हम बाहर करेंगे तो 3 के पावर में आ जाएगा मैट्रिक्स A का ऑर्डर जो कि 2 क्रॉस 2 है, तो 3 के पावर में आ जाएगा 2 इनटू A का डिटर्मिनेंट। अब 3 के पावर 2 क्या होता है, 9 होता है, और A का डिटर्मिनेंट कितना है, लैम्डा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 9 लैम्डा। चलिए प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 11 देखने जा रहे हैं, और इस प्रॉपर्टी का यूज आपको डिटर्मिनेंट के हर क्वेश्चन में होता है, मतलब कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको उसमें ये प्रॉपर्टी लगना ही लगना है, यानी लास्ट प्रॉपर्टी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है। देखिए
जैसे प्रॉपर्टी होता है कि डिटरमिनेंट में किसी भी रो के एलिमेंट को दूसरे रो के एलिमेंट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से वैल्यू में अंतर नहीं पड़ता है ना। डिटरमिनेंट में किसी रो के एलिमेंट्स को दूसरे रो के एलिमेंट्स के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वही प्रोसेस कॉलम के लिए भी है कि किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से वैल्यू में अंतर नहीं पड़ता है। जैसे बात समझिए, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू k है, मान लिया गया। मान लिया कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू k है। अब हम करते क्या है कि r1 के जगह पे r1 प्लस r2 करते हैं। r1 के जगह पे r1 प्लस r2 करते हैं, यानी r1 जहां पे r1 का एलिमेंट है वहां पे हम r1 और r2 दोनों जोड़ करके लिखते हैं। तो आप सोचो r1 के जगह पे r1 प्लस r2 कर रहे हैं। ये है आपका r1 और ये है r2। तो r1 के जगह पे r1 प्लस r2 करने जा रहे हैं, यानी पहला रो और दूसरा रो दोनों को ऐड करने जा रहे हैं। तो पहला रो और दूसरा रो ऐड करो तो बनेगा a प्लस p, फिर यहां पे ऐड करेंगे तो b प्लस q, और ये हो गया आपका c प्लस r। r1 को केवल चेंज करना था, बाकी r2 r3 वैसे ही लिख देंगे, p q r x y z। तो यदि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू k है तो ऐसा करने के बाद जब हम इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे फिर भी k ही आएगा। यानी कि ऐसा चेंज करने के बाद डिटरमिनेंट के वैल्यू पे असर नहीं पड़ता है ना। यानी हम r1 के जगह पे r1 प्लस r2 किए और तब डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाले तो वापस k ही आया। ऐसा करने से वैल्यू में अंतर नहीं पड़ता है। आप इसको देख भी सकते हैं, जितना वैल्यू इसका आएगा सेम वैल्यू इसका भी आएगा, है ना। या मान लीजिए कोई कहता है कि हम r1 के जगह पे r1 प्लस r2 प्लस r3 ऐसा करना चाहते हैं, कर सकते हैं, वैल्यू में अंतर नहीं पड़ेगा। तो ऐसा करने के बाद क्या बनेगा, देखिए r1 r2 r3 तीनों को ऐड करना है। r1 r2 r3 तीनों को ऐड करना है। तो तीनों को ऐड करेंगे तो बनेगा a प्लस p प्लस x, a प्लस p प्लस x। फिर ये देखो b प्लस q प्लस y, b प्लस q प्लस y, c प्लस r प्लस z, c प्लस r प्लस z, है ना। तो r1 को हम चेंज कर दिए, r1 के जगह पे r1 प्लस r2 प्लस r3 लिख दिए। अब देखो r2 और r3 जो है ना हम उसको वही लिख देंगे, p q r x y z। तो ऐसा करने के बाद जब हम इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो हमें k ही मिलेगा। जितना वैल्यू इस डिटरमिनेंट का है उतना ही वैल्यू इस डिटरमिनेंट का भी होगा, यानी इसका भी वैल्यू k ही होगा, है ना। जरूरी नहीं कि है ना रो को ही चेंज कर सकते हैं, हम कॉलम को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पहला कॉलम है तो पहला कॉलम के जगह पे c1 माइनस c2 भी लिख सकते हैं, c1 के जगह पे c1 माइनस c2 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये है आपका पहला कॉलम, ये होता है दूसरा कॉलम और ये होता है तीसरा कॉलम। तो पहला कॉलम के जगह पे पहला कॉलम माइनस दूसरा कॉलम करने जा रहे हैं।
तो चलिए पहला कॉलम में से दूसरा कॉलम घटाना है तो बन जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा p माइनस क्यू, x माइनस वाई। बाकी दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम वही है b q y c r z। तो ऐसा करने के बाद जब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हम निकालेंगे तो इसका भी वैल्यू वही होगा k, है ना, जितना वैल्यू इस डिटरमिनेंट का है ना। इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, या मान लीजिए कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, है ना, जैसे R1 है पहला रो है, या मान लीजिए कोई भी रो है, देखो जरूरी नहीं कि पहला रो या पहला कॉलम कोई चेंज कर सकते हैं, है ना। जैसा चेंजिंग हम पहला रो में कर रहे हैं वैसा हम दूसरा और तीसरा रो में भी कर सकते हैं, या दूसरा या तीसरा कॉलम में भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि दूसरा रो है ना, R2 है, दूसरा का रो है, तो दूसरा का रो के जगह पे हम ये लिख सकते हैं R2 प्लस 3 इंटू R1, ऐसा भी लिख सकते हैं। दूसरा का रो के जगह पे R2 प्लस 3 इंटू R1 या R2 माइनस 3 इंटू R1 लिख सकते हैं, है ना। यह जरूरी है ना, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, आप समझ रहे होंगे। तो अगर दूसरा का रो के जगह पे दूसरा का रो प्लस 3 इंटू R1 लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, थोड़ा सोचो। पहला रो ABC लिख दिए, दूसरा का रो देखो, दूसरा का रो के जगह पे दूसरा का रो प्लस 3 इंटू पहला रो, तो दूसरा का रो यानी कि P प्लस 3 इंटू पहला रो यानी A, तो P प्लस 3A। फिर देखो दूसरा का रो यानी Q प्लस 3 इंटू पहला रो यानी 3B। फिर यहां देखें दूसरा का रो यानी R प्लस 3 इंटू पहला रो यानी C। तो दूसरा का रो में चेंज करना था, चेंज कर दिए। तीसरा रो XYZ है, XYZ रहेगा। तो ऐसा करने के बाद जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो वापस K ही आएगा, है ना। इसका वैल्यू कितना आएगा, K ही आएगा, है ना। देखिए इस प्रॉपर्टी में जो मेन ध्यान रखने वाला चीज है कि देखिए जैसे हम दूसरा का रो को चेंज कर रहे हैं तो यहां पे आपको दूसरा का रो का कोएफिशिएंट 1 ही रहेगा, है ना। सेकंड रो को चेंज कर रहे हैं तो सेकंड रो का कोएफिशिएंट 1 होगा। जैसे मान लीजिए कि हम फर्स्ट रो को चेंज करना चाहते हैं तो फर्स्ट रो का कोएफिशिएंट 1 होगा। अब बाकी यहां पे दूसरा और तीसरा रो जो आएगा उसमें कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। जैसे R1 को चेंज कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं R1 प्लस 5 इंटू R2, या R1 को चेंज कर रहे हैं तो R1 माइनस 4 इंटू R2, या R1 को चेंज कर रहे हैं तो R1 माइनस 4 इंटू R2 प्लस 5 इंटू R3, ऐसा लिख सकते हैं। वैल्यू का असर नहीं पड़ेगा, है ना। ध्यान रखना क्या है कि जिस रो या कॉलम को चेंज कर रहे हैं उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। R1 को चेंज कर रहे हैं तो R1 का कोएफिशिएंट 1 ही रहेगा। R2 और R3 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड हो सकता है, वही चीज कॉलम के अनुसार। जैसे मान लीजिए कि हम दूसरा का कॉलम को चेंज कर रहे हैं, दूसरा कॉलम को हम चेंज करना चाहते हैं तो दूसरा कॉलम का कोएफिशिएंट 1 ही रहेगा। अब जो आगे हम पहला कॉलम या तीसरा कॉलम लिखेंगे उसका कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू C1, या ऐसा लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू C1, या ऐसा लिख सकते हैं C2 के जगह पे C2 माइनस 2 इंटू C1 प्लस 3 इंटू C3,
है ना। तो इस तरीके से आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी पे आपको है ना जो भी क्वेश्चंस बनाएंगे हर क्वेश्चन आपको ये प्रॉपर्टी यूज होगा। तो कुल मिलाकर हम आपको डिटरमिनेंट में 11 प्रॉपर्टी बता दिए और अगले क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो अगला क्लास आपको तभी समझ में आएगा जब आपको 11 प्रॉपर्टी एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो, तभी आपको आगे का पढ़ाई समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना है।